नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के रिवीजन बैच को। ये हमारा एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेकंड बैच रहेगा। इससे पहले हम आपके लिए जीनियस बैच लेके आए थे। जीनियस बैच में हमने कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया था। साथ साथ हमने बात की थी कि चैप्टर में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस है जो चैप्टर में से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी। हमने मैप वर्क की भी बात की थी, हमने बात की थी एग्जाम के पैटर्न की भी, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज था आपके लिए जीनियस बैच। अगर आपने जीनियस बैच के वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस बैच की एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। जहां तक हमारे इस रिवीजन बैच की बात है, इस रिवीजन बैच में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंसेप्ट है, ये आपके 2080 के कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब ये 2080 का कंसेप्ट ये होता है कि आपके 20% जो सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, उसमें से आपके 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 20% मस्ट डू टॉपिक्स होते हैं। ओके, उसमें से आपके 80% क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आराम से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें वो 20% टॉपिक्स है वो उठाए हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। तीसरा, मैंने वो क्वेश्चंस भी लिए हैं जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं, यानी कि अगर आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो 90 to 95% ईजिली स्कोर कर सकते हो। ओके, आज के इस एपिसोड की बात करें तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। मनी एंड क्रेडिट, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल हमें सजेस्ट करा है, इस चैप्टर में बात की गई मुद्रा की, पैसे की बात की गई, करेंसी की बात की गई, और बात की गई उससे पहले क्या होता था कि जब हमारे पास जैसे पेपर नोट है, अब तो हमारे पास हमारे पास एटीएम है, एटीएम कार्ड है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग भी हो जाती है। तो उससे पहले क्या होता था उसकी बात की गई। उसके बाद बात की गई बैंकों की, कि बैंक है उनका क्या रोल होता है। बात की गई कि किसी को लोन चाहिए, क्रेडिट यानी कि साख मतलब लोन चाहिए तो कहाँ से लेगा, कहाँ से उसे मिल सकता है, कहाँ से नहीं मिल सकता। तो इस टाइप के कुछ ऐसे हमारी आसपास की लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस किए गए। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन को। 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो इस बार अगर हम 2022 के एग्जाम की अगर बात करें तो सीबीएसई के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने वाले, लेकिन आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, वहां पर 1 मार्कर क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये हम कवर करेंगे। और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए 1 मार्कर क्वेश्चन इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे और 5 मार्कर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन के साथ, और पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, ये हमें बताना है। ओके, आवश्यकता का दोहरा संयोग, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये टर्म जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है वस्तु विनिमय से। वस्तु विनिमय जिसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहेंगे। अब वस्तु विनिमय क्या होता था, जैसे पुराने समय की बात करें जब करेंसी नोट नहीं होती थी तब वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, उसे बोलते थे वस्तु विनिमय। ठीक, तो वस्तु विनिमय में जो अदला बदली होती थी, वो अदला बदली के लिए सबसे बड़ी जो शर्त थी वो थी आवश्यकता का दोहरा संयोग। ओके, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट उसको कह सकते हैं, डबल कोइंसिडेंट ऑफ नीड कह सकते हैं। अब आवश्यकता दोहरा संयोग कैसे था कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें, एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत होते हैं तो उसे बोलते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। जैसे वस्तु विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, अब वो अदला बदली इस आवश्यकता के दोहरे संयोग के बिना हो ही नहीं सकती थी। मान लीजिए आपने घर में फूल उगा रखे हैं, ठीक, गुलाब के फूल उगा रखे हैं, आप उनको मार्केट में लेके जाते हो, आपको बदले में चाहिए भिंडी। ओके, अब क्या होगा, आपको पहले तो ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको फूलों की आवश्यकता हो, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पास भिंडी हो। ओके, तभी तो वो अदला बदली हो पाएगी ना। तो इसे बोलते थे आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी कि डबल कंडीशन अप्लाई होती थी। यानी कि वस्तु विनिमय जो था वो इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था वो, तो उसे कहते हैं हम आवश्यकता का दोहरा संयोग। समझ में आ गया ना? यानी कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार होते हैं तो उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है, और ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक आवश्यक शर्त होती थी। ठीक, उसके बाद दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य शर्त क्या है, तो ये सेम ही आ गया। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य शर्त है। एक और चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहले होता था सिस्टम, अब भी होता है।
आप गांव की साइड में जाओगे, चाहे आप हरियाणा में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, यूपी में जाइए, तो वहाँ आज भी जैसे सब्जियां वगैरह बेचने के लिए आते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं, तो उनसे सब्जियां कैसे लेते हैं, गांव में आमतौर पे अनाज के बदले ले लेते हैं। जैसे गेहूं घर में रखा है, चावल रखे, उसके बदले में ले लेते हैं। अब वो आवश्यकता दोहराने से योग चाहिए नहीं, चावल वो खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए, बदले में वो सब्जी देने के लिए तैयार होना चाहिए। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों है? आजकल आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वस्तुओं की अदला बदली नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम वस्तु को बेच देते हैं, किसके बदले में? उसको बेचते हैं मुद्रा के बदले में। जैसे मान लीजिए किसी के पास गेहूं है, ठीक, चावल है, वो मार्केट में जाके कहीं भी बेच देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद उसको जूते खरीदने, मोबाइल खरीदने, कपड़े खरीदने, जो मर्जी वो खरीद लेगा। किसके बदले बेचा? मुद्रा के बदले। अब मुद्रा क्या हो गया? ये विनिमय का, व्यापार का माध्यम हो गया। क्यों है? क्योंकि ये मध्यवर्ती भूमिका निभाता है। ओके, एक लाइन का आंसर बनेगा, क्योंकि ये मीडियोकर की मध्यवर्ती भूमिका निभाता है कि इसके बदले वस्तुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, इसको स्वीकार किया जाता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय क्या होता है? मुद्रा के प्रयोग से पहले वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, यानी कि अब तो मुद्रा आ गई, उससे पहले क्या होता था? वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। जैसे प्राचीन समय की बात करें तो उस वक्त अनाज के बदले में, पशुओं के बदले में, गाय के बदले में, इस प्रकार के व्यापार होता था। तो मुद्रा के प्रयोग से पहले वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, पशुओं और अनाज का उपयोग किया जाता था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, प्रारंभिक काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम हमें लिखने। तो शुरुआत में अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार की कुछ वस्तुएं थी जिनके बदले वस्तुओं की अदला बदली होती थी, वस्तु विनिमय होता था या व्यापार किया जाता था। उसके बाद छठा आपका प्रश्न रहेगा, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, ये हमें बताना है। तो जो करेंसी नोट है, कागज के नोट है, सिक्के हैं, ये क्या मुद्रा के आधुनिक रूप है। इसके साथ साथ आप प्लस भी कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स हैं, ओके, तो वो भी क्या है, वो भी इसी में आ जाएंगे, मुद्रा के आधुनिक रूप में आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद सातवां हमारा प्रश्न रहेगा, जो सेवंथ दिया गया, आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? जैसे कि एक पहले का दौर था जब वस्तु विनिमय किया जाता था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी। उसके बाद एक बीच का दौर आया जब जो मुद्रा थी वो धातु जो थी उसको मुद्रा के तौर पे प्रयोग में लाया जाता, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, वो धातुएं बहुमूल्य होती थी, उनका खुद का एक मूल्य होता था। लेकिन अब क्या है, आधुनिक मुद्रा, जैसे चाहे आपका 1 रुपए का सिक्का या 5 का या 10 का सिक्का या जो पेपर नोट्स हैं आपके, ओके, जो कागज के नोट हैं, क्या उनका कोई मूल्य है? खुद का मूल्य नहीं ना। फिर इनको हम विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया। इसका कारण ये, क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड करती है। देश की जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो इस चीज़ की गारंटी देती है कि हाँ, अगर आप इसको लेके आओगे हमारे पास तो हम इतने रुपए की जो वैल्यू है उसका सामान आपको देने की गारंटी देते हैं। इसलिए इसको विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा? सरकार इसकी गारंटी कर देती है, इसको ऑथराइज्ड करती है। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न रहेगा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? जैसे जो RBI वो भारत में सभी नोट जारी नहीं करता, जैसे 1 रुपए का नोट है इसको RBI जारी नहीं करता, 1 रुपए के नोट को केंद्रीय सरकार जारी करती है। ओके, इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मांग जमा किसे कहते हैं? बैंक खातों में जमा धन को हम मांग जमा बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिमांड डिपॉजिट्स। जैसे आपके पेरेंट्स बैंक में जमा करवाते होंगे, ओके, तो वो जमा जो करवाते हैं उसको कभी भी वापस निकाल सकते हैं ना, ATM में गए निकाल लिया, तो वो डिमांड डिपॉजिट, यानी कि हम डिमांड करेंगे तो हमें वो वापस मिल जाएगा। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, FD, ओके, नाम सुना ना आपने, FD जैसे हमने 5 ईयर्स के लिए जमा करवा दिया, 10 ईयर्स के लिए जमा करवा दिया, तो वो FD होती है। FD पे हमें अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है, लेकिन उसको हम जब मर्जी नहीं निकाल सकते, मेच्योरिटी 5 साल या 7 साल के बाद ही निकाल पाते हैं। तो मांग जमा दूसरा होता है, मांग जमा वो होता है जब हम चाहें तब उसको निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 11th क्वेश्चन है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये हमें बताना है। तो जो कर्जदार होते हैं
उनसे लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर जो होता है वो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक है ये, ओके, ये बैंक है, ये जमा ले रहा है किससे? जिसके पास पैसा है, प्लस पैसा ना जिसके पास, उसने जमा करवाया और इसने दे दिया। किसको दे दिया? जिसको लोन चाहिए, ओके, उसको दे दिया। लेकिन यहाँ पर ये वापस जब देगा ना ब्याज, इंटरेस्ट, वो कम देगा, इनसे ज़्यादा लेगा। तो बीच में जो अंतर है, डिफरेंस जो आ गया, वो डिफरेंस ही बैंकों की आय का स्रोत होता है। यानी कि बैंक है वो जमा स्वीकार करता है, लेकिन जिनसे वो पैसे जमा करवाता है उनको कम ब्याज देता है, और जिनको वो लोन दे रहा है उनसे ज़्यादा ब्याज देता है। तो ये जो बीच का अंतर है वो बैंकों की आय का प्रमुख साधन होता है। ठीक, उसके बाद 12th हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऋण से क्या तात्पर्य है? ऋण क्या होता है, साख क्या होती है, लोन क्या होता है? एक सहमति जहां साहूकार, जरूरी नहीं कि साहूकार हो, रिश्तेदार हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, कि एक सहमति जहां पे साहूकार, रिश्तेदार या व्यापारी कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवाता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है, तो उसे बोलते हैं ऋण। मान लीजिए किसी ने किसी से कोई वस्तु ली, पैसे लिए, सेवाएं ली कि मैं बाद में दे दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कर्ज, ऋण या लोन कहलाएगा। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं कि बाद में दे दूंगा काम चल गया, विद इंटरेस्ट देना होगा तभी तो वो उसको लोन देगा ना, वरना वो क्यों रिस्क लेगा। क्लियर, ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन, 12वां प्रश्न। उसके बाद 13th आपका क्वेश्चन रहेगा, 13वां हमारा प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हो? तो समर्थक ऋणाधार क्या होती है? कोलेटरल्स, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कि ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्ज लेने वाला है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में देता है। मान लीजिए कि किसी को बैंक से लोन लेना है, ओके, तो बैंक लोन किसके बेस पे देगा? समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होगी। जैसे उसके पास कोई प्लॉट है, उसके पास कोई गाड़ी है, उसके पास पशु है, ठीक, या वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका जो सैलरी स्टेटमेंट है, तो वो क्या है? वो गारंटी के तौर पे जमा करवाना होगा, क्योंकि तभी तो बैंक को ये लगेगा ना कि ये वापस कैसे देगा। कुछ तो उसके पास होना चाहिए कि जिससे कि बैंक को ये विश्वास हो कि वापस लौटा सकता है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर नहीं लौटाए तो उससे हम वसूल लेंगे, तो उसे बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। यानी कि एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्ज लेने वाला है, ओके, कर्ज लेने वाला है वो क्या है? उसका मालिक है उस प्रॉपर्टी का, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के तौर पे करता है, तो उसको हम बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। जैसे कि प्लॉट हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, और सैलरी स्टेटमेंट हो गई, पशु हो गए, जमीन हो गई, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक, तो ये रहेंगे हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगर हम 3 या 2 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाती है। ओके, उदाहरण देकर के समझाना में कि जो मुद्रा है अब वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझा देती है। पहले ऐसा होता था, अब जरूरत नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है। वस्तु विनिमय व्यवस्था को पहले हमें समझना पड़ेगा कि पहले वस्तु विनिमय व्यवस्था जो होती थी उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी, उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था। ओके, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था पहले। जैसे एक गेहूं वाला व्यक्ति है, उसे जूते खरीदने थे, ओके, एक गेहूं वाला व्यक्ति वो जूता खरीदना चाहता है तो उसे गेहूं खरीदने वाले व्यक्ति को खोजना पड़ेगा पहले। फिर उसे ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ तो गेहूं खरीदना चाहता है, दूसरी तरफ जूते बेचना चाहता है। जबकि मुद्रा में इस प्रकार की किसी शर्त की आवश्यकता नहीं होती। हम गेहूं को पैसे के बदले, मुद्रा के बदले कहीं पर भी बेच देंगे और पैसे के बदले कहीं से भी जूते खरीद सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है 3 मार्कर में, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? यह हमें बताना है, किस लिए नहीं होते। पहला, कुछ लोग समर्थक ऋणाधार नहीं जुटा पाते जिससे उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता। यानी कि पहली जो कंडीशन होती है, बैंक से अगर हमें लोन चाहिए तो हमारे पास कोलेट्रल्स यानी कि समर्थक ऋणाधार होना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम गारंटी के तौर पे जमा करवा पाएँ। तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर भी उनके घर बने होते हैं, झोंपड़ी बनी होती है, वो भी कोई सरकारी ज़मीन के ऊपर बनी होती है, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए उनको लोन नहीं मिल पाता। यानी कि पहले क्या है कि कुछ लोग समर्थक ऋणाधार है वो नहीं जुटा पाते, इसलिए बैंक उनको लोन देने से मना कर देता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ बैंकों का विस्तार नहीं हो पाया, इसलिए बैंक अभी भी ग्रामीण लोगों की पहुँच से दूर है। जैसे दूसरा ये कि बैंक
से लोन काफ़ी सारे लोग इसलिए भी नहीं ले पाते, जैसे गांव में है, जैसे हम बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पे बैंकों का अभी भी उतना विकास नहीं हो पाया, इतना विस्तार नहीं हो पाया, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, यानी कि बैंक है उनकी पहुँच से भी दूर है। तीसरा, कुछ लोग बैंक से प्राप्त ऋण के लिए आवश्यक कागजात नहीं जुटा पाते, इसलिए उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। तीसरा ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा चाहिए, काफ़ी सारे कागजात चाहिए होते हैं। तो कई सारे लोग हैं जिनके पास कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि उनके पास पशु है, उनके पास ज़मीन, लेकिन प्रॉपर वे से उनके पास डॉक्यूमेंट्स, कागजात नहीं होते, इसलिए भी उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता। तीसरा ये कि बैंकों में पहले ऋण के भुगतान के बिना दूसरा ऋण नहीं ले सकते। एक कारण ये भी होता है कि कई बार उन्होंने एक लोन ले रखा है, ठीक, और जब तक वो पहला लोन नहीं चुकाएंगे तब तक दूसरा लोन भी बैंक नहीं देते, इसलिए भी बैंक ऐसे लोगों को अगले लोन के लिए मना कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण कि बैंक है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि लोगों के पास या तो समर्थक ऋणाधार नहीं है या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए बैंक साफ मना कर देते हैं भाई आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में, वो रहेगा कि 10 रुपए के नोट को देखिए। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? 10 रुपए के नोट को देखना हमें और उसके ऊपर क्या लिखा वो हमें यहाँ पर लिख करके बताना है और व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक, तो 10 रुपए के नोट पर निम्न पंक्ति लिखी होती है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, एक तो ये लिखा होता है प्रत्याभूत मतलब ऑथराइज्ड, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और इस कथन के बाद रिजर्व बैंक के, जो हमारी रिजर्व बैंक है आरबीआई है, उनके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। ओके, क्या लिखा होता है 10 रुपये के नोट के ऊपर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, उसके बाद लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और इस कथन के बाद आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? यह कथन ये दर्शाता है कि रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार ने यह नोट छापने का अधिकार दिया है। रिजर्व बैंक ने उस करेंसी नोट पर एक मूल्य तय किया है जो देश के हर व्यक्ति और हर स्थान के लिए एक समान होता है। तो ये इसका मीनिंग निकलता है। क्लियर? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ से, ये हमारा फोर्थ था, यहाँ पे फिफ्थ होना था, नंबरिंग आगे पीछे हो गई। ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। ठीक, तो ऋण की शर्तों में कई सारी चीज़ें आती है। इसमें एक तो ब्याज की दर होती है, दूसरा ऋण लौटाने का समय होता है, तीसरा समर्थक ऋण आधार होता है, उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए और लौटाने का तरीका, यानी कि इसमें 5 चीज़ें चाहिए। जब हम मान लीजिए बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या तय करेंगे? भाई ब्याज की दर क्या रहेगी पता करेंगे ना, क्योंकि हमें लौटाना है ब्याज के साथ। जहाँ कम ब्याज मिलेगा वहीं से हम लोन लेंगे ना। तो सबसे पहले तय की जाती है ब्याज की दर की क्या रहेगी। उसके बाद तय किया जाता है कि लौटाने का समय कितने टाइम के बाद लौटाओगे, 2 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, या 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद, ये हम फिक्स करते हैं। तीसरा फिर समर्थक ऋण आधार की बात करता है। बैंक कहता है कि ठीक है ये बात होगी, आपके पास है क्या, गारंटी के तौर पे क्या जमा करवाओगे? जमीन के कागजात है। ओके, जमीन है आपके पास, गाड़ी आपके पास, प्लॉट आपके पास, मकान आपके पास, पशु आपके पास, क्या है ये बताओ। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये कि आपने बता दिया कि ठीक है मेरे पास गाड़ी है, आपने बाहर कह दिया कि भाई वो मेरी गाड़ी खड़ी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने पड़ेंगे ना। ऐसे तो आप कहीं भी किसी भी साइड में उंगली कर दोगे भाई वो वाली गाड़ी मेरी है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर हमें डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर चाहिए, आपके आधार कार्ड, आपके वोटर कार्ड, अब तो फैमिली आईडी भी आ चुकी है। ओके, परिवार पहचान पत्र, PPP भी आ चुका है। उसके साथ साथ आपके जो समर्थक ऋण धारक कोलेटरल्स है उसके कागजात चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। ओके, एक फॉर्म भी अप्लाई करना होता है। उसके बाद लौटाने का तरीका भी हम डिस्कस करते हैं कि लौटाएंगे इतने वर्षों में, 5 वर्ष में, लेकिन कैसे? मंथली इंस्टॉलमेंट में, हाफ ईयरली में कैसे लौटाएंगे? ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो 5 चीज़ें हैं इसको बोलते हैं ऋण की शर्तें। ठीक, समझ में आ गया ना? तो इन्हें ऋण की शर्तें कहा जाता है, या फिर इन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, क्रेडिट की शर्तें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वयं सहायता समूह पर एक नोट लिखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है? इसके ऊपर आपका 3 मार्कर क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है कि हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए हैं, कुछ नए तरीके आजमाए हैं। उनमें से एक स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। ओके, इसकी विशेषता क्या होती है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। जनरली 10 से 20 सदस्य होते हैं, जरूरी कि इतना ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये साइज होता है इसका।
इसमें इन सभी का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना और अपनी आर्थिक मदद करना होता है। ये 10 से 20 सदस्य मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं, ओके, और इनका उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना और अपनी खुद की आर्थिक मदद करना। ग्रुप में सभी सदस्य या तो महिला होते हैं या फिर पुरुष होते हैं, या तो महिलाओं का ग्रुप हो सकता है या फिर पुरुषों का ग्रुप हो सकता है। और ये सभी लोग काम करते हैं मिलकर के और बचत भी करते हैं। बचत 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये, उससे अधिक हो सकती है, डिपेंड करेगा उनकी इनकम के ऊपर, डिपेंड करेगा उनकी सेविंग के ऊपर। जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर अपने सदस्य को ऋण भी देते हैं। मान लीजिए जैसे ये सेविंग करें, सेविंग इनकी हो गई 1-1.5 लाख रुपए इनके पास सेविंग है। अब किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ गई, किसी सदस्य के घर में शादी है, तो उसको वो लोन दे देते हैं। किस ब्याज पर? कम ब्याज पर, जो बैंक वाला ब्याज है उसके ऊपर। अब देखो कितना फ़ायदा हुआ है। एक तो इनकी सेविंग, काम धंधा मिलके हो रहा है, दूसरी इनकी सेविंग हो रही है, तीसरा है कि किसी को ज़रूरत है तो उसको कम ब्याज पे लोन भी मिल पा रहा है, ओके। तो ये एक तरीके से एक नया सिस्टम हो जाता है जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी और अपना खुद का आर्थिक विकास कर पाते हैं। 2-3 वर्षों की लगातार बचत के बाद ये बैंक से ऋण लेने की स्थिति में भी आ जाते हैं। मान लीजिए कि 2-3 ईयर्स तक लगातार कंटिन्यूस सेविंग करते हैं बैंक अकाउंट में, तो उसके बाद बैंक इनको बिना कोलेटरल्स के, बिना समर्थक ऋण आधार के लोन भी दे देता है। यानी कि एक सीधा सा तरीका है कि जिन लोगों के पास समर्थक ऋण आधार नहीं है, अगर उनको लोन चाहिए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, काम धंधे के लिए, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, सेविंग करें, और सेविंग करने के बाद उनको बिना कोलेटरल्स के भी लोन देने को तैयार हो जाता है बैंक, ओके। तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है उन लोगों को जिनके पास अपना समर्थक ऋण आधार नहीं होता। उनको अगर बैंक से लोन लेना है तो ये एक सही तरीका होता है। तो ये था हमारा एक और 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 मार्कर में हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के कार्य लिखिए, ये हमें बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये करेंसी नोट जारी करता है, पहली चीज़। दूसरा, इसका प्रमुख कार्य होता है, रिजर्व बैंक बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। मान लीजिए कि जो बैंक है उनको भी अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाए, कभी उनके हालात अगर खस्ता हाल हो जाए, तो उन्हें लोन कौन देगा? रिजर्व बैंक देगा, आरबीआई देगा। रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए नियम तय करता है। नियम, कायदे, कानून कौन तय करता है? फिक्स करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक अन्य सभी बैंकों की कार्यप्रणाली की निगरानी भी करता है कि वो ठीक से कार्य करें या नहीं करें, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसके साथ साथ 5वां भी हम लिख सकते हैं कि रिजर्व बैंक है आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह भी देता है। जब भी जरूरत हो तो उनको आर्थिक मामलों में सलाह दी जाती है, ओके। तो ये सब कार्य होते हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ओके। तो ये थी हमारी 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन की। 5 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, लोन हम 2 जगह से ले सकते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक स्रोत, फॉर्मल सोर्स, एक होते हैं अनौपचारिक स्रोत, इनफॉर्मल सोर्स। औपचारिक होते हैं जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, ओके, जो सरकार के अंडर में आते हैं। अनौपचारिक होते हैं जैसे आपके मित्र हो गए, बंधु हो गए, सखा हो गए, रिश्तेदार हो गए, ओके, वो सभी क्या, वो अनौपचारिक है। आड़ती हो गए, व्यापारी हो गए, वो अनौपचारिक है, वो सरकार के अंडर में नहीं आते, वहाँ पे नियम कायदे कानून नहीं होते, ओके। तो जो बैंक लेना है, जो बैंक से अगर लोन लेना हमें, तो बैंक से अगर हमें लोन लेना तो सबसे बेटर होता है कि हम किससे, अगर कहीं से भी लोन लेना है तो सबसे बेटर है कि हम बैंक से लोन लें, क्योंकि वहाँ पे ब्याज की दर कम रहती है, वहाँ पर नियम कायदे कानून होते हैं। तो ये जो बैंक हैं, इन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में ये जो औपचारिक स्रोत है, जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, तो इनको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पे वो सारे हमारे कोज क्लियर हो जाएंगे क्यों चाहिए ऐसा। कि अनौपचारिक स्रोत हैं उन पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि उनमें उच्च ब्याज दर होती है और कर्जदार को लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है। यानी कि पहला कारण ये कि हमें औपचारिक स्रोतों को क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा औपचारिक स्रोत होंगे उतने ही अनौपचारिक स्रोत जो हैं, जैसे आड़ती हो गए, रिश्तेदार हो गए, व्यापारी हो गए, उन पे डिपेंडेंसी कम होगी। क्योंकि उन पे डिपेंडेंसी कम होने का मतलब सीधा सा कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ से लोन लेंगे तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, ब्याज दर कम होगी तो लाभ ज़्यादा उनको नहीं मिल पाता है, तो इससे उनका विकास उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए ताकि उनको सस्ते में लोन मिल पाए। दूसरा, सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए भी आवश्यक है, कि अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि लोगों को सस्ता, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको लोन मिल पाए, तभी तो अपना छोटा बड़ा बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो देश में होनी चाहिए। तीसरा, जो अनौपचारिक स्रोत है, अनौपचारिक ऋणदाता है,
उनसे लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। तो जो लोग जिनको ऋण की आवश्यकता होती है, उनकी अगर आय बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, तो भी ज़रूरी है कि हम औपचारिक स्रोत हैं उनका विकास करें, बैंकों का विकास करें। जितने ज़्यादा बैंक होंगे, आसानी से लोग लोन ले पाएंगे और जितना अधिक उनको लोन बैंकों से मिलेगा, उतना ही उनका लाभ बढ़ेगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा, उनका विकास हो पाएगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी कम कैसे होगी? जब लोग अपना काम धंधा करेंगे। जॉब गवर्नमेंट नहीं देने वाले, लोगों को जॉब खुद क्रिएट करनी होगी। खुद क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसा चाहिए? जिसमें ब्याज दर कम हो। तो वो ब्याज दर कम वाला पैसा कहाँ से मिल सकता है? वो बैंकों से मिल सकता है, औपचारिक स्रोत से मिल सकता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम सस्ते में जो लोन है वो लोगों को उपलब्ध करवाएं। इसके लिए बैंक खोलने होंगे हमें। उसके बाद लघु या कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी ज़रूरी है कि उनको सस्ते में लोन मिल पाए। और ये सस्ते में जो लोन है, सस्ते ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर, वो लोन केवल औपचारिक स्रोतों से मिल सकते हैं। तो इन सभी कारणों से हमें औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा 5 मार्कर में क्वेश्चन रहेगा, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनेंगे 5 मार्कर में। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा 5 मार्कर में कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक स्रोत, ऋण के स्रोतों की महत्ता बनी हुई है। क्यों? कोई 3 कारण लिखिए। जरूरी कि 3 कारण, 4 कारण भी पूछे जा सकते हैं, 5 भी पूछे जा सकते हैं। कि जो गांव है, ग्रामीण जो इलाका है, वहाँ पर आज भी ज़्यादातर लोग हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। ठीक, जैसे रिश्तेदार से ले लिए, मित्र से ले लिए, आड़ती से ले लिए, व्यापारी से ले लिए, बड़ी जमींदार से ले लिए, ऐसे लोगों से लोन लेते हैं, बैंक से कम लेते हैं। इसका कारण क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक ऋण के स्रोतों की महत्ता बनी हुई। क्यों? क्योंकि ग्रामीण लोग समर्थक ऋण आधार नहीं जुटा पाते, जिससे उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता। पहला कारण तो यह कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास समर्थक ऋण आधार नहीं होता, गारंटी के तौर पर कुछ बैंक को दे पाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो बैंकों से लोन ऋण नहीं ले पाते। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण स्रोतों का विस्तार नहीं हो पाया। ये स्रोत अभी भी ग्रामीण लोगों की पहुंच से दूर है। दूसरा कारण यह कि गांव में जैसे बैंक वगैरह है, उनका कुछ राज्यों में तो अभी भी विकास नहीं हो पाया। जैसे हम पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे तो अच्छे खासे बैंक ओपन हो गए, लेकिन कुछ स्टेट अभी भी वहाँ पर उतनी ज़्यादा बैंकों का गाँवों में विकास नहीं हो पाया। इसलिए भी वो जो बैंक है वो आम लोगों की पहुँच से दूर है, इसलिए वो अनौपचारिक स्रोतों से उन्हें लोन लेने पड़ते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तो ग्रामीण लोग और जो औपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण के लिए आवश्यक कागजात भी नहीं जुटा पाते, जिससे उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। जबकि अनौपचारिक जो क्षेत्र से लोन लेना होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आड़ती या व्यापारी से लोन लेते हैं तो उनके लिए फॉर्म अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना, इस टाइप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भी लोगों को लगता है कि भाई कौन मत्थापच्ची करेगा, कौन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करेगा। तो इसलिए भी वो सीधे सीधे जाते हैं अनौपचारिक सोर्स के पास और वहाँ से लोन ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है। औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेना लंबी और जटिल प्रक्रिया भी होती है। अब जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा पेचीदा सा काम है बैंक से लोन लेना। कई दिनों तक चक्कर कटवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करो, वो तैयार करो, वहाँ पे फाइल जाएगी, वहाँ पे फाइल जाएगी। तो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। आमतौर पे जिन लोगों को जब तुरंत में अगर लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो अनौपचारिक स्रोतों के पास ही जाते हैं, वहाँ से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो आसान और एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। पाँचवां, औपचारिक क्षेत्र में पहले ऋण के भुगतान के बिना दूसरा ऋण नहीं ले सकते। ये भी एक समस्या रहती है कि आपने एक लोन ले लिया, उसके बाद जब तक वो क्लियर नहीं करोगे दूसरे लोन की आपको नहीं मिल पाएगा। जबकि गांव में ऐसा होता है, जैसे एक फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई, उतना उत्पादन नहीं हुआ, उनको फिर पैसा चाहिए अगली फसल की बुआई के लिए। क्या करते हैं वो? फिर अनौपचारिक सोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वहाँ से अगर पहले से 50,000 रुपये लिए तो बाद में मिल जाएंगे। बैंक कहेगा ना भाई ना, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये कारण होते हैं जिसके कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्कर में, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर बताना। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो हमें बताना दोनों में अंतर। अब ये इस टाइप से भी आ सकता है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों की विशेषताएं बताइए, या ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल सोर्सेज है, उनकी अलग अलग विशेषता भी पूछी जा सकती है 5 मार्कर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋण के औपचारिक स्रोतों की। ऋण के जो औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? वो स्रोत जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इनकी निगरानी RBI करता है। जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी,
ये किसके अंडर में आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में। निगरानी कौन करता है? आरबीआई। ओके, इनमें ब्याज की दर निश्चित होती है। निश्चित मतलब फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि जा कर के आप कहोगे कि भाई मैं तो आपके मतलब बुआ जी का बेटा हूँ, ठीक ठीक लगा लो, ऐसा नहीं होता। फिक्स है वो। चाहे आप यूपी से ले रहे हो, चाहे आप कर्नाटका से ले रहे हो, चाहे आप बिहार से ले रहे हो, बैंक से अगर पीएनबी से ले रहे हो, एसबीआई से ले रहे हो, तो वो ब्याज की दर फिक्स होती है, ऊपर नीचे नहीं होता। ओके, उसमें ब्याज की दर कम भी होती है, बहुत कम होती है। अगर हम अनौपचारिक स्रोत से बात करें तो लगभग आधे से भी कम होती है। हालांकि यहाँ पे ऋण लेने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल होती है, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से फाइल पास होगी फिर अगले टेबल पे जाएगी, यानी कि थोड़ी सी प्रक्रिया जरूर लंबी होती है, जटिल होती है। इसमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको गारंटी के तौर पर कुछ बैंक में जमा करवाना होगा। पूर्व ऋण के भुगतान के बिना दूसरा ऋण नहीं ले सकते। यहाँ पर कि पहले अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको वो लोन चुकाना होगा, तब आप दूसरा लोन ले पाओगे। इसके साथ साथ औपचारिक स्रोतों की जो ऋण के स्रोत है वहाँ से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता। यानी कि आप पैसे लेकर के गए, ओके, और उसके बाद वो कि गुंडे भेज के कह देंगे नहीं भाई मुझे तो आज ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना, बैंक वाले ऐसे तो नहीं भेजते। तो यहाँ पे शोषण नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से अगर 10 ईयर्स का लोन लिया तो आप 10 ईयर्स में ही लौटाओगे। ऐसा नहीं कि कोई ये नया आ जाए कहीं नहीं भाई हमें ज़रूरत है अभी देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। इसके साथ साथ जो हमारे औपचारिक स्रोत होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि लोग पैसे का यूज़ करें अपने विकास के लिए। एग्जाम्पल हो जाएंगे बैंक और सहकारी समितियाँ होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, तो ये औपचारिक सोर्स में आते हैं। अनौपचारिक सोर्स की बात करें तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की बात करें तो ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते। जैसे आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, व्यापारी हैं, जमींदार हैं, गली के नुक्कड़ वाले लाला जी हैं, वो क्या है, अनौपचारिक स्रोत में आएंगे। ये सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होते। आरबीआई इनकी निगरानी नहीं करता, कर भी नहीं सकते क्योंकि ये कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। ओके, आरबीआई इनकी निगरानी नहीं करता। इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती, जो जितने में फंसे उतने में काट डालते हैं। 2 रुपये सैकड़ा भी, 3 रुपये सैकड़ा भी है, 1.5 रुपये सैकड़ा भी है, 5 रुपये सैकड़ा भी है। आप कहाँ फंसे हो, कितनी ज़रूरत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्याज की दर अधिक होती है, मुनाफे के लिए पैसा देते हैं। ओके, यहाँ पे ऋण लेने की प्रक्रिया बड़ी सरल होती है। वहाँ पे जटिल है ना, यहाँ सरल है, या तो हाँ या फिर ना। ओके, डॉक्यूमेंटेशन या ये वो कुछ नहीं मांगते ये। ओके, समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पर्सनली आपको जानते हैं। ओके, उसी के बेस पे इन्हें पता है कि पैसे आप दे दोगे या फिर निकलवा लेंगे, तो समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं पड़ती। पहले के ऋण के भुगतान के बिना दूसरा लोन भी ले सकते हो। अगर आपकी अच्छी गुडविल है और उनको लगता है कि आपने पहले भी अच्छा व्यवहार है तो आप पहला जो लोन है वो चुकाए बिना सेकंड लोन भी ले सकते हो। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, इनको सामाजिक भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे आपके मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, आड़ती, व्यापारी। ओके, ये सारे आ गए अनौपचारिक स्रोत में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर और हमने डिस्कस किए इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 2 दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम रह गया। इस टाइम पीरियड में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो सिलेबस है उसको कवर करना है फास्ट वे से कवर कर सकते हैं, बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा इस टाइम में स्टडी करने का। तो वो कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में इसी टाइप की वीडियोज़ आपको मिलेगी, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाइए, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो यही वाली वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।